आज का टॉपिक है सूर राजवंश। सूर राजवंश के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ा था, मुगल शासक हुमायूं के बारे में। जब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे तो हुमायूं का पलायन हुआ था भारतवर्ष से। हुमायूं कन्नौज के युद्ध में जब पराजित हुआ तो उसे भारत छोड़कर के पलायन करना पड़ा और 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक वह भारत से बाहर रहा और बाद में उसने सत्ता दोबारा से ग्रहण की। लेकिन 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक भारतवर्ष में सूर राजवंश का शासन रहा। इस सूर राजवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम शेरशाह सूरी था। आज हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना आवश्यक है। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा नामक एक जगह है, होशियारपुर के अंतर्गत आता है, ये वहां पर हुआ था। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था। शेरशाह का पिता जो थे वो बिहार के एक जमींदार थे। पिता का नाम हसन था। शेरशाह का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्ट में व्यतीत हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात शेरशाह ने उनकी जागीर का काम संभाला, लेकिन पारिवारिक षड्यंत्रों के कारण उन्होंने कालांतर में बिहार के शासक बहार खां के यहाँ नौकरी कर ली। 1528 ईस्वी तक शेरशाह ने मुगलों के अधीन कार्य किया, लेकिन मुगलों की अफगानों के प्रति जो खराब व्यवहार था उसके कारण उसने मुगलों की नौकरी को छोड़ दी और पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद बिहार के सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई। तो सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद शेरशाह को उसके नाबालिग पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया। इस पद पर कार्य करते हुए शेरशाह ने कूटनीति एवं प्रशासन का अच्छा अनुभव प्राप्त किया और यहीं से शेरशाह के भाग्य ने पलटा खाया और वह उन्नति करता चला गया। अब बात करते हैं भारत के सम्राट बनने तक की कहानी के बारे में। भारत का सम्राट बनने के लिए शेरशाह का क्या संघर्ष रहा, इस पर चर्चा करते हैं। उसे अनेक संघर्ष करने पड़े भारत का सम्राट बनने के लिए। उन संघर्षों में सबसे पहले बंगाल के शासक के साथ उसका संघर्ष हुआ, फिर उसने चुनार पर अधिकार किया, फिर हुमायूं से संघर्ष हुआ, बंगाल का फिर अभियान किया उसने, फिर चौसा और बेलग्राम का युद्ध लड़ा। तत्पश्चात भारतवर्ष के अंदर सूर राजवंश की स्थापना करने में सफल हो पाया। तो इन संघर्षों के बारे में एक एक करके अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के शासक के साथ उसके संघर्ष के बारे में। शेरशाह का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसके प्रभाव को अन्य सरदार जो थे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कुछ लोहानी सरदारों ने बंगाल के शासक नसरत खां को बिहार पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। बिहार के शासक नसरत शाह ने 1529 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण कर दिया, किंतु शेरशाह ने नसरत शाह को बुरी तरह से परास्त किया। इस प्रकार शेरशाह जो था वो बिहार का शासक बन बैठा है। इसके बाद दूसरा
संघर्ष रहा उसका चुनार पर अधिकार का। चुनार जो जगह थी वहाँ पर इब्राहिम लोदी का सूबेदार जो था, जिसका कि नाम ताज खां था, उसका आधिपत्य था। चुनार के किले में ही इब्राहिम लोदी का शाही खजाना रखा हुआ था। इस वजह से शेरशाह चुनार पर अधिकार करना चाहता था ताकि वो दौलत उसको प्राप्त हो सके और वो उसके आगे काम आ सके। शेरशाह ने चुनार पर अधिकार करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। चुनार का सूबेदार जो था, जिसका कि नाम ताज खां था, वो अपनी पत्नी, जिसका कि नाम लाड़ मल्लिका था, उसके प्रभाव में था। लाड़ मल्लिका पर उसके सौतेले पुत्र ने षड्यंत्र रचा और सौतेले पुत्र ने तलवार से उस पर वार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर के ताज खां ने अपने पुत्र को मारने के लिए वार किया, किंतु पुत्र ने पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय में ही ताज खां की मृत्यु हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शेरशाह ने लाड़ मल्लिका से संपर्क स्थापित किया और उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार शेरशाह ने कूटनीतिक चाल चली और शेरशाह न केवल चुनार के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ, अपितु शाही खजाना भी उसको प्राप्त हुआ। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी शेरशाह की। अब इसके बाद हुमायूं से संघर्ष। हुमायूं जो कि मुगल राजवंश के सम्राट थे, हुमायूं को जब शेरशाह की निरंतर उपलब्धियों की जानकारी मिली तो हुमायूं भी चिंतित हो उठे। परिणामतः हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर दिया और चुनार दुर्ग का घेरा डाल दिया। लेकिन यहां पर भी शेरशाह ने कूटनीतिक चाल चली। शेरशाह ने हुमायूं के साथ संधि कर ली और उसकी अधीनता स्वीकार की। हुमायूं के इस निर्णय से हुमायूं को ये लगा कि अब बिहार में शांति स्थापित हो गई है और शेरशाह भी उसके नियंत्रण में आ गया है, तो हुमायूं वापस लौट गया। लेकिन शेरशाह की जो कूटनीति थी, उस कूटनीति की जानकारी उसको नहीं थी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह शेरशाह की चाल थी तथा उसने अपनी सैनिक तैयारियां पूर्ण करने के लिए हुमायूं से संधि की। कि शेरशाह जो था पूरी तरह से तैयार होना चाहता था, इसलिए उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली थी और हुमायूं को वापस कर दिया। अब इसके बाद बंगाल का विहार। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण। इस समय यहाँ पर शाह महमूद नाम का व्यक्ति शासनारत था। शेरशाह और शाह महमूद के बीच में सूरजगढ़ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। इस युद्ध में शेरशाह को विजय प्राप्त हुई और विजय के साथ साथ अतुल धन संपदा भी प्राप्त हुई। इस अभियान तो दिन प्रतिदिन शेरशाह जो था वो निरंतर उपलब्धियां हासिल करता जा रहा था। उपलब्धियों के साथ साथ अपनी शक्ति को भी बढ़ाता जा रहा। अब अगला अभियान था चौसा और बिलग्राम का युद्ध। हुमायूं को जब शेरशाह की निरंतर विजयों की सूचना मिली वो चिंतित हो उठा। उसने शेरशाह को परास्त करने के लिए शक्तिशाली सेना के साथ में प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार किया, लेकिन इसी मध्य शेरशाह ने रोहतास और गौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब हुमायूं को शेरशाह की इन गतिविधियों का पता चला तो वह अपनी सेना लेकर के
गौड़ की ओर बढ़ा। गौड़ से मतलब गौड़ प्रांत बंगाल को कहा जाता था। गौड़ की ओर बढ़ा, लेकिन शेरशाह ने उससे संघर्ष किए बिना ही वहां से हट जाना बेहतर था। परिणामतः हुमायूं ने गौड़ पर भी अधिकार कर लिया। जिस समय हुमायूं गौड़ अर्थात बंगाल से वापस लौट रहा था आगरा की तरफ, तभी रास्ते में चौसा नामक स्थान पर 25 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह ने हुमायूं की सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना इस युद्ध के अंदर नष्ट भ्रष्ट हो गई, क्योंकि हुमायूं इस बात के लिए तैयार ही नहीं था, उसे आभास ही नहीं था कि बीच रास्ते में कोई आक्रमण कर सकता है। हुमायूं भी बड़ी कठिनाई के साथ में इसी तरह से भी अपनी जान बचा करके आगरा पहुंचा। आगरा पहुंच करके हुमायूं ने दोबारा से सेना को संगठन तैयार किया और बदला लेने के लिए, शेरशाह से बदला लेने के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। कन्नौज के निकट बिलग्राम नामक स्थान पर शेरशाह की सेना के साथ में उसका आमना सामना। 15 मई 1540 ईस्वी को निर्णायक युद्ध हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ। इस युद्ध के बारे में जब हम लोगों ने हुमायूं की चर्चा कर रहे थे, हमने पढ़ा है कि निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ, शेरशाह विजयी हुआ, हुमायूं को रण क्षेत्र छोड़कर के भागना पड़ा। इसके पश्चात शेरशाह आगे बढ़ा, आगरा तक पीछा किया उसने, आगरा पर भी अपना अधिकार कर लिया, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार हुमायूं जो था वो शेरशाह 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट बन गया, उसका राज्याभिषेक किया गया। तो इस प्रकार से शेरशाह ने 1540 ईस्वी में सूर्य राजवंश की नींव डाली भारतवर्ष के अंदर। अब बात करते हैं शेरशाह की विजयों के बारे में। अनेक सारी विजय वो प्राप्त कर चुका था सम्राट बनने से पहले। विभिन्न विजय प्राप्त करने के उपरांत 1540 ईस्वी में शेरशाह दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अतः उसने अपनी पूर्व में की गई विजयों से वो संतुष्ट नहीं था। शासक बनने के बाद भी अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करना चाहता और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से उसने अनेक सैन्य अभियानों का संचालन किया। शासक बनने के बाद उसकी जो प्रमुख उपलब्धियां थी, प्रमुख विजय थी, अब उन पर चर्चा करें। सबसे पहली विजय गख्खर की विजय। दिल्ली का शासक बनने के बाद शेरशाह ने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जहां झेलम नदी और सिंधु नदी के मध्य में गख्खर जाति निवास किया करती थी। गख्खरों के दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर के शेरशाह ने उन पर आक्रमण किया और उन पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद बंगाल विजय। बंगाल का सूबेदार जो था, जिसका कि नाम खिज्र खां था, उसने विद्रोह करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इसलिए शेरशाह ने खिज्र खां को दंडित करने के लिए बंगाल का दौरा किया। बंगाल पहुंचा। 1541 ईस्वी में उसने खिज्र खां को बंदी बना लिया और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित। इसके बाद मालवा विजय। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में उसने ग्वालियर दुर्ग पर भी विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह मालवा पहुंचा। शेरशाह की सेना को देख करके मालवा का जो शासक था उसका साहस भंग हो गया। मालवा में उस समय
कादिर शाह नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मालवा पर अधिकार करने के बाद शेर शाह ने शुजात खां को मालवा का सूबेदार। अब बात करते हैं रणथंभौर अभियान। मालवा अभियान से लौटते समय शेरशाह ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर में उस्मान खां का शासन था। उस्मान खां ने बिना किसी विरोध के रणथंभौर का दुर्ग जो था वो शेरशाह को सौंप दिया। शेरशाह ने रणथंभौर में आदिल शाह को अपना सूबेदार नियुक्त। अब इसके बाद बात करते हैं रायसेन पर विजय की। रायसेन में उस समय पूरनमल नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। रायसेन का दुर्ग जो था वो अत्यंत सुरक्षित दुर्ग माना जाता था। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसेन के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। 6 महीने के घेरे के बावजूद वह रायसेन के दुर्ग को विजित नहीं कर पाया। अंततः शेरशाह ने रायसेन के शासक पूरनमल के साथ में समझौता कर लिया, लेकिन शीघ्र ही शेरशाह ने विश्वासघात करते हुए पूरनमल सहित अनेक राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया और रायसेन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सिंध और मुल्तान विजय। शेरशाह ने सिंध और मुल्तान पर अधिकार करने के लिए अपना सेनापति को भेजा, जिसका कि नाम था हैवात खां। उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी। हैवात खां ने 1543 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया तो विजय प्राप्त की। इसके बाद मारवाड़ पर विजय। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ में उस समय मालदेव वहां के शासक थे। अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली शासक थे। राजा मालदेव ने शेरशाह के विरुद्ध युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय दिया। शेरशाह के छक्के छुड़ा दिए, परंतु शेरशाह ने इस युद्ध में छल नीति का सहारा लिया। और छल नीति के कारण अंततः शेरशाह की विजय हुई और शेरशाह ने नागौर, अजमेर, जोधपुर, मारवाड़ इन सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। अब इसकी बात करते हैं चित्तौड़ विजय। मारवाड़ विजय के बाद 1544 ईस्वी में ही शेरशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ की स्थिति काफी डावाडोल थी, अतः चित्तौड़ पर आसानी से शेरशाह का आधिपत्य कायम हो गया। चित्तौड़ के बाद शेरशाह ने जयपुर को भी विजित किया। अब बात करते हैं कालिंजर विजय की। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर चढ़ाई की। शेरशाह ने कई महीनों तक कालिंजर का घेरा डाले रखा, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः उसने कालिंजर के किले पर बारूदी गोलों से प्रहार करने का निश्चय लिया। 22 मई 1545 ईस्वी को जब कालिंजर के किले को दीवारों से बारूदी तोपों से उड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा था, तभी एक बारूदी गोला जो था वो शेरशाह के समीप ही फट गया। इस कारण से शेरशाह जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बावजूद भी शेरशाह की सेना जो थी वो कालिंजर के किले पर अधिकार करने में सफल हुई। यह विजय शेरशाह की अंतिम विजय थी। विजय का समाचार सुनने के पश्चात ही 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह मध्यकालीन भारत के सूरवीर शासकों में से एक था। यद्यपि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था,
लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और योग्यता के बल पर वह सफलता के शिखर पर जा पहुंचा था। शासक बनने के पश्चात उसने मात्र 5 वर्ष का उसे समय मिला। इस अल्पकाल में उसने न केवल साम्राज्य विस्तार किया, वरन उच्च कोटि की प्रशासन व्यवस्था की स्थापना भी की। उसने अपने शासनकाल में जनता के हितों का विशेष ध्यान रखा, देश को संपन्न बनाने का प्रयत्न किया। शेरशाह ने जिस राष्ट्र निर्माण की नीति को प्रारंभ किया, इसी को अपनाकर मुगल सम्राट महान बना आगे।